अब सुनो बेटा, नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट द वेव्स पार्ट। ठीक है, अब सुनो, इसमें सिर्फ पहले ये समझ लो, सुनो यार, मैंने आपको जैसे कि बताया था हम वेव्स में वो पार्ट करेंगे जिससे क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम है। ठीक है, तो हम सिर्फ वही पार्ट करने जा रहे हैं, मेन पार्ट करेंगे पहले, जहां से क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम, पहले वो करेंगे फिर और पार्ट करेंगे। ठीक है, अलीशा देखो, अब तो समझ लो पहले इसमें क्या क्या पढ़ना है तुम्हें। सबसे पहले आपको टाइप्स ऑफ वेव पढ़ना है बेटा, कितने तरह की वेव्स होती है, जैसे ट्रांसवर्स और लॉन्गिट्यूडनल वेव होती है, ये पढ़ना है। इसके बाद बेटा वेलोसिटी ऑफ वेव पढ़ना है। हेडिंग्स लिख लो पहले क्या क्या है वेव्स में। वेलोसिटी ऑफ वेव में ट्रांसवर्स और लॉन्गिट्यूडनल वेव की क्या वेलोसिटी होती है उसका एक फॉर्मूला देखेंगे, और वहां पर क्वेश्चन कहां से आएगा वो भी हम आपको एग्जैक्टली बताएंगे। ठीक है, ये करना है। अगली चीज क्या करनी है ये देखिए, वेलोसिटी ऑफ वेव के बाद आपको जो अगला पार्ट करना है वेव की वेलोसिटी। इसके बाद हमें एक प्लेन प्रोग्रेसिव सिंपल हार्मोनिक वेव हम देखेंगे, इसकी सिर्फ इक्वेशन और दो तीन चीजें देखेंगे। व्हाट इज प्लेन प्रोग्रेसिव सिंपल हार्मोनिक वेव, ये तीसरी हेडिंग है जो हम करेंगे फिर। ठीक है, अब सुनो, चौथा पार्ट हम क्या करेंगे इसमें, इंटरफेरेंस ऑफ बीट्स। क्या करेंगे, व्हाट इज द फोर्थ पार्ट बेटा, इंटरफेरेंस एंड बीट्स। और पांचवा पार्ट क्या करेंगे हम बेटा, द फिफ्थ इज स्टैंडिंग वेव्स। अब सुनो एक चीज यार, जो स्टैंडिंग वेव से इससे तो क्वेश्चन आना ही है आपके। सुनो, इंपॉर्टेंट ज्यादा क्या है, एक वेलोसिटी ऑफ वेव का एक पार्ट बताऊंगा जहां से क्वेश्चन आता ही है, तो ये दो। अब ये पांच हेडिंग्स हैं इसमें जो करनी है। ठीक है, इन्हीं को हम बहुत अच्छे से केतन। ठीक है, तो ये पांच हेडिंग्स पे हमें करनी है, सुनो ध्यान से। आज हम कोशिश करेंगे टाइप्स ऑफ वेव हो जाएगा, वेलोसिटी ऑफ वेव हो जाएगा, प्लेन और इंटरफेरेंस बीट सख्त हो जाएगा, इंटरफेरेंस स्टैंडिंग वेव बचेगा, वो हम कल करेंगे फिर। ठीक है, अब सुनो, तो शुरुआत करते हैं। शुरुआत कहां से करेंगे बेटा, शुरुआत करेंगे फर्स्ट हेडिंग से। हेडिंग लिखिए, तो पहले ये लिख लो जल्दी बेटा, देखो सुनो, और लिखने के लिए आपको थोड़ा समय कम लगेगा, इन दोनों से भी बेटा अब सुनो बेटा, ये हेडिंग से देखो, मैं आपको इसकी पीडीएफ भी मिल जाएगी, तो लिखते जाओ जल्दी जल्दी, अगर कुछ छूट जाता है नहीं लिख पाते हैं तो फॉर दैट यू विल गेट द पीडीएफ। ठीक है, चलो, लेकिन लिखना है जितना पाओ, फिर स्पेस बेटा बात नहीं करनी। अब चलो, तो वी विल बी स्टार्टिंग विद द फर्स्ट। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले ये समझते हैं, सुनो यार, ये वेव्स क्या होती है, वेव्स क्या है। अब सुनो, देखो यार, जैसे मैं बोल रहा हूं आप तक आवाज पहुंच रही है, ये वेव है। ठीक है, तो सबसे पहली शुरुआत जो होती है, जब हम वेव पढ़ना शुरू करते हैं तो सबसे पहले तो हेडिंग यही होती है ना कि बेटा व्हाट इज वेव्स, वेव होती क्या है। ठीक है, तो अगर मैं आपसे एक शब्द में कहूं व्हाट इज वेव, तो हम इसको कहेंगे इट इज द नथिंग बट द डिस्टरबेंस विच इज प्रोड्यूस इन द मीडियम। डिस्टरबेंस प्रोड्यूस इन मीडियम, किसी भी मीडियम में जो डिस्टरबेंस पैदा होता है उसको हम वेव कहते हैं। जैसे मैं बोलता हूं, सुनो ध्यान से यार, मैं आपको दो तीन एग्जांपल देता हूं। एक तरफ मैंने रस्सी बांधी, दूसरी तरफ रस्सी का एंड लिया और उसको झटका दिया, क्या होगा आप देखोगे, रिपल सी बनती है, ऐसे ऐसे बनता है। तो हमने क्या किया, हमने एक तरफ दिया, तो ये यहाँ मीडियम कौन है, सॉलिड। जो एयर मतलब जो आपका रस्सी है वो मीडियम है, सॉलिड है, उसमें डिस्टरबेंस पैदा किया ना आपने, और फिर आपने देखा एक वेव फॉर्म हुई और वहां तक एनर्जी ट्रांसफर होगी। आज के बाद हमेशा याद रखना, कोई सी भी वेव बनती है वो हमेशा एनर्जी को ट्रांसफर करती है। ठीक है,
यहां पर कौन सी एनर्जी ट्रांसफर हो रही है? मैंने मैकेनिकल एनर्जी दी थी जो ट्रांसफर हो रही है उसके थ्रू। दूसरा एग्जांपल, एक पानी में पत्थर फेंका, रुका हुआ पानी था, आप क्या देखते हो, जैसे पत्थर गिरता है वहां रिपल्स क्रिएट होते हैं और वो ऐसे बस रिपल्स बढ़ते चले जाते हैं। मतलब अल्टीमेटली पत्थर फेंकने से भी वहां पर भी एनर्जी ट्रांसफर हो रही है, और एनर्जी ट्रांसफर वहां पर कहां से कहां हो रही है बेटा? एक जगह से दूसरी जगह पर एनर्जी ट्रांसफर हो रही है जो रिपल्स क्रिएट हो रहे हैं उसके थ्रू। अब तो लिक्विड में एनर्जी ट्रांसफर सिखा दिया, डिस्टर्बेंस पैदा हुआ, जो पानी रुका हुआ था वो डिस्टर्ब हो गया, देखो ऑसिलेट करने लगा। और जो पत्थर एक जगह फेंका, मैकेनिकल एक जगह थी वो दूसरी जगह ट्रांसफर हो गई। तीसरा एग्जांपल सुनो, गैसेस का। मैं बोल रहा हूं आप तक आवाज पहुंच रही है? बेटा यहाँ क्या है, अभी मैं जब नहीं बोल रहा हूं तो यहाँ एयर के पार्टिकल्स रुके हुए हैं। जैसे ही मैंने यहां से बोलना शुरू किया, ठीक है, मैंने यहां से बोला, सुनो ध्यान से, तो यहाँ के जो एयर के पार्टिकल्स हैं वो ऑसिलेट करने लगते हैं अपनी मीन पोजीशन पर। फिर ये जो पार्टिकल्स हैं वो ऑसिलेट करने के कारण बगल वाले पार्टिकल को अपनी एनर्जी ट्रांसफर करते हैं, तो वो ऑसिलेट करने लगते हैं। फिर ये ऑसिलेट करते हैं, फिर ये इसको ट्रांसफर करता है, तो ये ऐसे मतलब जितने भी पार्टिकल्स हैं एयर के वो ऑसिलेट करते हैं और आप तक आवाज पहुंच जाती है, साउंड वेव पहुंच जाती है, फिर से मतलब वेव हो रही है। तो सॉलिड, लिक्विड, गैस, रस्सी में सॉलिड लिक्विड पानी वाला बता दिया और गैसेस मैंने एयर वाला बता दिया। तो तीनों में क्या हो रहा है? डिस्टरबेंस पैदा हो रहा है मीडियम में। और मीडियम के, सुनो तो दो तीन चीजें समझो, वेव बनती कहाँ है? मीडियम में। वेव बनती कहाँ पर है? मीडियम में। कौन से मीडियम में बन सकती? सॉलिड में बन सकती, लिक्विड में बन सकती, गैसेस में बन सकती। मीडियम के पार्टिकल्स क्या होने लगते हैं? डिस्टर्ब हो जाते हैं। मीडियम के पार्टिकल डिस्टर्ब हो जाते हैं मतलब क्या होता है कि मीडियम के जो पार्टिकल्स हैं डिस्टर्ब मतलब क्या होता है? वो ऑसिलेट करते हैं। ऑसिलेशन मतलब एसएचएम करते हैं। आप सीधा याद रखो, आप सिंपल हार्मोनिक मोशन पढ़ चुके हैं। अब एसएचएम ऐसे में भी हो सकता है, पार्टिकल्स का ऐसे में, लेकिन एक मीन पोजीशन। अच्छा, क्या जैसे मैं बोल रहा हूं आप तक आवाज पहुंच रही, तो यहाँ की हवा वहां पहुंच गई क्या? नहीं, पार्टिकल सिर्फ एसएचएम करते हैं। और एक पार्टिकल एसएचएम कर रहा है क्या जब मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? नहीं, लाखों पार्टिकल्स हैं जो एक साथ ऑसिलेट करते हैं और एक वेव फॉर्म होती है। मतलब मीडियम के पार्टिकल्स, सुनो ध्यान से बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है, शुरू का पार्ट, आधे घंटे अगर समझ में आया तो पूरी कहानी समझ में आ जाएगी। मीडियम के बहुत सारे पार्टिकल जब एक साथ ऑसिलेट करते हैं तो एक वेव फॉर्म होती है, ठीक है। और यहाँ की जो एनर्जी है वो आप तक पहुंच गई। साउंड इज ऑल्सो अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो देखो, वेव मींस डिस्टरबेंस प्रोड्यूस इन मीडियम। वेव क्या ट्रांसफर करता है? इट ट्रांसफर एनर्जी। एक जगह से दूसरी जगह पर जब हम एनर्जी ट्रांसफर करते हैं तो वो पार्टिकल्स, अच्छा, डिस्टरबेंस प्रोड्यूस इन मीडियम कैसे होता है? बाई ऑसिलेशन ऑफ पार्टिकल्स। बताओ, पार्टिकल्स क्या करने लगते हैं मीडियम के? पार्टिकल्स, ऑसिलेशन ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मीडियम। जो मीडियम के पार्टिकल्स हैं बेटा वो ऑसिलेट करते हैं अबाउट मीन पोजीशन। मूवमेंट नहीं होता है, मीन पोजीशन पर ऑसिलेट करते हैं। और बहुत सारे पार्टिकल जब एक साथ ऑसिलेट करते हैं तो आपकी वेव फॉर्म हो जाती है, ठीक है। ये अब सुनो बेटा, वैसे तो दो तरह की वेव होती हैं, एक 11th में पढ़नी है, एक 12th में। जो मैंने अभी आपको तीन एग्जाम्पल दिए, रस्सी वाला दिया, पानी में पत्थर फेंका, या मैं बोल रहा हूं आप तक आवाज पहुंच रही है, सॉलिड, लिक्विड, गैस, जिसमें मीडियम की आवश्यकता होती है, जितनी भी वेव जिनमें मीडियम की आवश्यकता होती है, दीज ऑल वेव्स आर मैकेनिकल वेव्स। कौन सी होती हैं? MECHANICAL, मैकेनिकल वेव्स होती हैं। और बेटा मतलब जो हमारी साउंड वेव है, जैसे एक बहुत बार ऐसा भी होता है, एक स्ट्रिंग है उसको प्लग किया, साउंड वहां भी पैदा होता है, सॉलिड्स में भी हो सकता है साउंड, रिपल्स क्रिएट हो रहा है वहां पे, वो अलग बात है। आवाज भी आती है बहुत बार जब पानी में पत्थर फेंकते हैं, साउंड वहां पे, साउंड वेव सॉलिड, लिक्विड, गैस तीनों में चल सकती है, समझ गए ना। तो बेसिकली मैकेनिकल वेव्स में अगर हमें पढ़ना है तो साउंड वेव्स पढ़ना है, साउंड। और दूसरी जो वेव है बेटा, जो हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है, सिर्फ नाम के लिए याद रख लीजिए, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। जो लाइट वेव होती है यह आपको 12th में पढ़ना है। लाइट वेव्स आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ठीक है। तो ये दो तरह की वेव्स, मतलब ये वाला पार्ट हमें अभी नहीं करना है। मैकेनिकल वेव्स को मीडियम की आवश्यकता है, दे रिक्वायर द मीडियम। अच्छा देखो बेटा, मैंने आपसे क्या कहा, अभी एक कहानी तो क्लियर है कि जब कभी भी हम वेव की बात करेंगे, एक मीडियम में वेव बनती है। मीडियम में वेव क्यों बनती है? क्योंकि बहुत सारे पार्टिकल्स एक साथ क्या करते हैं? ऑसिलेट करते हैं कि नहीं? बहुत सारे पार्टिकल्स ऑसिलेट किए तो एक वेव बनी और एनर्जी एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर हो गई। तो अल्टीमेटली जब एक वेव बनती है, बहुत सारे पार्टिकल्स ऑसिलेट करते हैं अपनी मेन पोजीशन पर, तो वेव एनर्जी ट्रांसफर करती है एक जगह से
दूसरी जगह पर जब एनर्जी ट्रांसफर करती है तो एक वेव एनर्जी किस डायरेक्शन में एनर्जी ट्रांसफर कर रही है, वो वेव की डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट होता है। तो अगर मैं बोल रहा हूं और आप तक आवाज पहुंच रही है तो हम ये कहेंगे कि वेव इस डायरेक्शन में चल रही है, तो द डायरेक्शन इन विच द वेव विल मूव इज कॉल्ड प्रोपोगेशन ऑफ वेव। समझ गए? व्हाट इज प्रोपोगेशन ऑफ वेव? जिस डायरेक्शन में वेव चलती है उसको उसका क्या कहते हैं बेटा? प्रोपोगेशन ऑफ वेव कहते हैं। ठीक है, तो अब एक चीज समझिए, मैकेनिकल वेव्स पढ़ना है, दे रिक्वायर्स द मीडियम, मीडियम के पार्टिकल्स ऑसिलेट करेंगे और वेव फॉर्म होगी, ये कंफर्म है। अब एक मिनट सुनिए, जब हम एक मैकेनिकल वेव की बात करते हैं बेटा, तो हमारे सिलेबस में दो तरह की मैकेनिकल वेव्स हैं। ठीक है, वी आर हैविंग टू टाइप्स ऑफ मैकेनिकल वेव। तो हमारे सिलेबस में बेटा जो दो तरह की मैकेनिकल वेव्स हैं, सुनो ध्यान से, हमारे सिलेबस में जो दो तरह की मैकेनिकल वेव्स हैं वो कौन कौन सी हैं, सुनो। तो अब मैकेनिकल वेव्स दो तरह की होती हैं, आइदर दे आर बेटा ट्रांसवर्स वेव और द मैकेनिकल वेव्स आर लॉन्गिट्यूडनल, या तो ट्रांसवर्स होंगी या लॉन्गिट्यूडनल होंगी। ठीक है, तो बेटा साउंड वेव भी दो तरह की होती है, मतलब मैं बोल रहा हूं आप तक आवाज पहुंच रही है, या तो ये ट्रांसवर्स वेव के फॉर्म में पहुंचेगी या लॉन्गिट्यूडनल। ठीक है, अभी बताते हैं इन दोनों में अंतर क्या होता है। तो मैकेनिकल वेव भी दो तरह की हैं, आइदर ट्रांसवर्स वेव और लॉन्गिट्यूडनल वेव। ठीक है, ये क्लियर है? अब सुनो, क्लियर है? हाँ बेटा, इतना क्लियर है कि नहीं है? अब सुनो, दोनों में अंतर क्या है मैं बोल रहा हूं। अब देखो, ट्रांसवर्स वेव और लॉन्गिट्यूडनल वेव में अंतर समझो। मैंने आपको शुरू के दो एग्जांपल दिए थे, सॉलिड में रस्सी में झटका दिया, वेव पैदा हुई, वो ट्रांसवर्स वेव है। पानी में पत्थर फेंका, रिपल्स क्रिएट हुए, जो रिपल्स क्रिएट हुए वो भी ट्रांसवर्स वेव है। हर्ष, मैं बोल रहा हूं तुझ तक जो आवाज आ रही है वो कौन सी वेव है बेटा? ट्रांसवर्स वेव है, लॉन्गिट्यूडनल वेव है वो। तो अब यार हमें कैसे पता चले कि वेव बन रही है मैकेनिकल वो ट्रांसवर्स होगी कि लॉन्गिट्यूडनल, उसका तरीका समझो। सुनो ध्यान से बेटा, दो चीजें होती हैं जब वेव फॉर्म होती है, क्या? एक तो पार्टिकल्स ऑसिलेट करते हैं और एक किस डायरेक्शन में वेव ट्रेवल कर रही है। ठीक है, तो सुनो अब अंतर समझो इसमें। ट्रांसवर्स वेव सुनो, ए बेटा, जब मैंने पानी में पत्थर फेंका तो ऐसे समझ लीजिए ये पानी था जो रुका हुआ था, यहां आपने पत्थर फेंका तो ऐसे रिपल्स क्रिएट होंगे होंगे ठीक है, और वेव ऐसी जा रही है, जाएगी कि नहीं? देखो एनर्जी ऐसी तो ट्रांसफर हो रही, मतलब वेव का प्रोपोगेशन का डायरेक्शन ये है। आप एक काम करना, जब वो रिपल्स क्रिएट हो रहे हैं, आप कहीं पर थर्माकोल का पीस रख देना पानी पर, थर्माकोल का पीस ऐसे जाएगा कि ऐसे ऑसिलेट होगा, ऐसे हो रहा है। मतलब जो वाटर है या वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं उनका ऑसिलेशन कैसे हो रहा है? ऐसे, ऐसे में हो रहा है। और वेव जो रिपल्स आ रही है वो ऐसे जा रही है कि नहीं? तो मुझे बताओ वेव किस डायरेक्शन में जा रही है? अगर इसको z डायरेक्शन मान लें और ये y डायरेक्शन मान लें, जो मॉलिक्यूल्स या पार्टिकल्स हैं उनका ऑसिलेशन y डायरेक्शन में है और प्रोपोगेशन ऑफ वेव z डायरेक्शन में है। तो सुनो ध्यान से, अगर प्रोपोगेशन ऑफ वेव और पार्टिकल्स का ऑसिलेशन एक दूसरे के परपेंडिकुलर है तो जो वेव फॉर्म होती है दैट इज कॉल्ड ट्रांसवर्स वेव। कौन सी वेव बनती है बेटा? ट्रांसवर्स। अब देखो दूसरा एग्जांपल सुनो, मैं बोल रहा हूं आप तक आवाज पहुंच रही है? यहां पर क्या होता है, पहले तो मीडियम के पार्टिकल्स रुके थे, ऑसिलेट होने लगे। बेटा सुनो, यहाँ एयर के पार्टिकल्स ऐसे ऑसिलेट करते हैं, इसने इसको एनर्जी ट्रांसफर की, फिर ये ऑसिलेट होने लगा, इसने इसको ट्रांसफर की, ये ऑसिलेट होने लगा। तो सुनो, मैं बोल रहा हूं आप तक आवाज पहुंच रही, तो प्रोपोगेशन कहाँ है? वेव का डायरेक्शन क्या है प्रोपोगेशन का? यही है, जेड डायरेक्शन। और पार्टिकल्स का ऑसिलेशन भी कैसा हो रहा है? जेड डायरेक्शन में हो रहा है। मतलब पार्टिकल्स का ऑसिलेशन और वेव का प्रोपोगेशन दोनों क्या है? पैरेलल है या एंटी पैरेलल है? सेम डायरेक्शन है, अपोजिट डायरेक्शन, परपेंडिकुलर तो नहीं है ना। तो याद रखो, अगर पार्टिकल्स का ऑसिलेशन और वेव का प्रोपोगेशन एक दूसरे के पैरेलल या एंटी पैरेलल हैं तो जो वेव फॉर्म होगी वो लॉन्गिट्यूडनल होगी। और पार्टिकल्स का ऑसिलेशन और वेव का प्रोपोगेशन अगर एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं तो जो वेव फॉर्म होगी बेटा वो कौन सी वेव फॉर्म होगी? बोलिए,
इट विल बी अ कौन सी वेव फॉर्म होगी, ठीक है। हाँ, तो अब देखो ट्रांसवर्स वेव्स की डेफिनेशन क्या होगी, इफ द पार्टिकल, if the oscillation of particles of medium, if the oscillation of particles of medium कैसा है, oscillation of particle is perpendicular, ये perpendicular का साइन है, perpendicular to the propagation of wave, perpendicular to propagation of wave, then such wave is called, कौन सी वेव बन रही है बेटा, ट्रांसवर्स। इसका पहला पॉइंट बोलो क्या आएगा, लॉन्गिट्यूडनल का, मैं यहीं से उठा के लिख रहा हूं, हर चीज सेम होगी, बस अंतर कहां जाएगा, बोलो परपेंडिकुलर की जगह क्या आ जाएगा, ये सेम रहेगा, इफ द ऑसिलेशन ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मीडियम, इस परपेंडिकुलर की जगह कौन सा साइन आ जाएगा बेटा, पैरेलल to the propagation of wave, then such wave which is formed in the medium is called, कौन सी वेव फॉर्म होगी बोलिए बेटा, that wave is called a longitudinal wave, ठीक है। पहला पॉइंट समझ गए। दूसरा पॉइंट सुनो, इसमें जो आप दूसरा पॉइंट लिखोगे ट्रांसवर्स में, सुनो बेटा, जब ट्रांसवर्स वेव बनती है तो क्रेस्ट और ट्रॉ बनते हैं, अभी समझा दूंगा क्या होते हैं, क्या फॉर्म होते हैं यहां पर, क्रेस्ट एंड ट्रॉ आर फॉर्म्ड। और जब लॉन्गिट्यूडनल वेव बनती है बेटा तो यहां पर कंप्रेशंस और रेयरफैक्शंस बनते हैं, क्या बनते हैं, कंप्रेशन एंड रेयरफैक्शंस आर फॉर्म्ड। अभी ये मैं समझाऊंगा कि ये कंप्रेशन और रेयरफैक्शंस क्या होते हैं, ठीक है। अच्छा, ट्रांसवर्स वेव कहां बनती है, एक चीज और सुनो, ट्रांसवर्स वेव बनने के लिए पता किस चीज की आवश्यकता है, टू फॉर्म अ ट्रांसवर्स वेव देयर शुड बी द इलास्टिसिटी इन द मीडियम। लेकिन लॉन्गिट्यूडनल वेव बनने के लिए इलास्टिसिटी हो या ना हो, लॉन्गिट्यूडनल वेव फिर भी बन जाती है, ठीक है। तो इसलिए याद रखिए जो सॉलिड्स होते हैं उनमें इलास्टिसिटी होती है, इनर्शिया होता है। इनर्शिया और इलास्टिसिटी दो प्रॉपर्टीज हैं जो आवश्यक हैं अगर आप ट्रांसवर्स वेव बनाना चाहते हैं। लेकिन गैसेस में आपको पता है इलास्टिसिटी नहीं होती है, इसलिए गैसेस में ट्रांसवर्स वेव नहीं बनती है, सॉलिड्स में बनती है। और लिक्विड के अंदर भी जब आप डेप्थ में जाते हैं तो इलास्टिसिटी नहीं होती है, ऑन द सरफेस, सरफेस टेंशन होती है ना लिक्विड में, तो वहां पर इलास्टिसिटी होती है। इसलिए जब एक रस्सी थी उसको झटका दिया, ट्रांसवर्स वेव बन रही थी। एक पानी पे के सरफेस पर पत्थर फेंका तो जो रिपल्स क्रिएट हुए वो भी ट्रांसवर्स वेव है। लेकिन अगर पानी के नीचे एक वेव बन रही है तो वो जरूरी नहीं है कि वो ट्रांसवर्स वेव हो। लेकिन और गैसेस में तो हमेशा याद रखो ट्रांसवर्स वेव नहीं। अच्छा, लॉन्गिट्यूडनल वेव कहां कहां बन सकती है, लॉन्गिट्यूडनल वेव के लिए कोई कंडीशन ही जरूरी नहीं है, तो सॉलिड हो या लिक्विड हो या गैसेस हो, तीनों मीडियम में लॉन्गिट्यूडनल बन सकती है। लेकिन गैसेस में ट्रांसवर्स बन ही नहीं सकती, तो सिर्फ लॉन्गिट्यूडनल ही बनती है, ठीक है। तो अगर अगला पॉइंट लिखें, ये कहां बनती है, इन सॉलिड्स एंड सरफेस ऑफ लिक्विड। लिक्विड के अंदर नहीं बनती बेटा, लिक्विड के सरफेस पर। और लॉन्गिट्यूडनल वेव कहां बनती है बेटा, बोलो, इन सॉलिड्स, लिक्विड्स और गैसेस, तीनों मीडियम में। और गैसेस में तो हमेशा लॉन्गिट्यूडनल, मतलब मैं बोल रहा हूं आप तक आवाज पहुंच रही है, जब हम कभी भी साउंड वेव सॉलिड्स में प्रोड्यूस करते हैं तो वो हमेशा कौन सी वेव होती है बेटा, दैट इज अ, ठीक है, क्लियर है, दैट इज ऑलवेज अ, कौन सी वेव, हाँ, दैट इज ऑलवेज अ लॉन्गिट्यूडनल वेव। क्लियर है, ट्रांसवर्स वेव और लॉन्गिट्यूडनल वेव का अंतर समझ गए, दोनों में अंतर क्या है ट्रांसवर्स वेव और लॉन्गिट्यूडनल वेव में, हाँ बेटा समझ में आ रहा है, ठीक है। अब अगली चीज, अब क्वेश्चन ये उठता है, मैंने ट्रांसवर्स और लॉन्गिट्यूडनल वेव ये तो बता दिया, लेकिन अब यहां पर ये कंप्रेशन रेयरफैक्शंस क्या होते हैं लॉन्गिट्यूडनल में, और ट्रांसवर्स वेव में क्रेस्ट और ट्रॉ क्या होते हैं, ठीक है। अब हम ये देखेंगे, तो अगले पेज पर आते हैं बेटा, थोड़ा छूट जाए तो स्पेस छोड़ना है, फिर मैं आपके साथ पीडीएफ शेयर कर दूंगा। अब सुनो, पहले हम एक ट्रांसवर्स वेव बनाते हैं और फिर उसमें देखते हैं ट्रांसवर्स वेव। सुनो बेटा, जब हम एक ट्रांसवर्स वेव देखते हैं तो मैं आपके लिए सीधी एक ट्रांसवर्स वेव बना रहा हूं, ये है बेटा। सुनो, ये डायरेक्शन है वेव के प्रोपोगेशन का। वेव का प्रोपोगेशन मतलब किस डायरेक्शन में वेव अपनी एनर्जी को ट्रांसफर कर रही है, दैट इज कॉल्ड वेव प्रोपोगेशन। बेटा जैसे एक एग्जांपल लो, पानी का
पानी रुका हुआ था, पानी का पत्थर था, सुनना ध्यान से। जो रुका हुआ पानी था वो उसकी मीन पोजीशन थी कि नहीं, डिस्प्लेसमेंट जीरो था, सुनना ध्यान से। फिर पानी ऐसे ऐसे ऑसिलेट करने लगा, तो मीन पोजीशन से पहले ऊपर आया एक्सट्रीम तक, आया कि नहीं, फिर मीन पर वापस गया, फिर नीचे जाएगा एक्सट्रीम तक, फिर मीन तक वापस आया। तो टू एंड फ्रो मोशन हुआ कि नहीं। पार्टिकल ऐसे ऑसिलेट कर रहा है, पार्टिकल ऐसे ऑसिलेट कर रहा है और वेव ऐसी जा रही है। तो वेव का डायरेक्शन और पार्टिकल का ऑसिलेशन परपेंडिकुलर है कि नहीं है। तो मैंने देखो वही पार्टिकल का ऑसिलेशन बनाया है। पार्टिकल मीन पोजीशन पर था, पार्टिकल मैक्सिमम पे पहुंच गया, फिर मीन पर आ गया, अपोजिट डायरेक्शन में मैक्सिमम पे पहुंचा, फिर मीन पे आ गया। और यही साइन वेव भी यही होती है। तो ये साइन वेव का ग्राफ जो है वो ट्रांसवर्स वेव शो करता है। तो सुनो, जब एक आप अब ऐसी आप चाहो तो ये वेव ऐसी होता रहेगा, पार्टिकल ऑसिलेट करता रहेगा, ठीक है, समय के साथ। ये डिस्प्लेसमेंट मतलब हम यहाँ वाई डिस्प्लेसमेंट ले रहे हैं और यहाँ पर हम एक्स एक्सिस पे क्या ले रहे हैं बेटा, टाइम, समय के साथ। तो आप देख सकते हैं पार्टिकल का ऑसिलेशन और वेव का प्रोपोगेशन परपेंडिकुलर है। तो ये एक आपकी ट्रांसवर्स वेव है। अब सुनो, ट्रांसवर्स वेव में हमें क्या शो करना है, क्रेस्ट क्या होते हैं, ट्रॉ क्या होते हैं। बेटा जो ऊपर वाला हाईएस्ट पॉइंट होता है दिस इज कॉल्ड क्रेस्ट, दिस इज कॉल्ड क्रेस्ट। जो लोएस्ट पॉइंट का मैक्सिमम एम्पलीट्यूड का जो लोएस्ट पॉइंट होता है दैट इज कॉल्ड ट्रॉ। तो ये क्या है बेटा, ये ट्रॉ है, ठीक है, दीज आर ट्रॉ, ठीक है। कॉन्जिक्यूटिव क्रेस्ट और ट्रॉ ऐसे बनते चले जाते हैं जब पार्टिकल ऑसिलेट करता है और वेव प्रोपोगेट हो रही है, पहली चीज। अब सुनो, इसमें कुछ टेक्निकल टर्म्स होते हैं, वेवलेंथ क्या होती है, फ्रीक्वेंसी क्या होती है, टाइम पीरियड क्या होता है। वैसे तो मैं आपको बहुत सी चीजें एसएचएम में ही बता चुका हूं, लेकिन कुछ चीजें यहां पर फिर से मैं आपके साथ डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो ये सारी चीजें देखते हैं, ध्यान से समझिए। बेटा ये फैजान नाम से कौन है, हाँ ये बेटा थोड़ा रिप्लाई करो, हु इज दिस फैजान, मुझे तो पता ही नहीं है फैजान नाम से कौन है हमारे बैच में। हाँ बेटा मैसेज टेक्स्ट करिए। अब सुनो बेटा, सुनो, क्रेस्ट और ट्रॉ समझ गया क्या होते हैं। अब सुनो, ए बेटा जब एक पार्टिकल ऑसिलेट करता है, वेव फॉर्म होती है, तो वेवलेंथ क्या होती है, दो सक्सेसिव क्रेस्ट या दो सक्सेसिव ट्रॉ के बीच की जो दूरी होती है वो वन कंप्लीट, या देखो वेवलेंथ की डेफिनेशन तो बहुत है। एक कंप्लीट ऑसिलेशन की लेंथ वेवलेंथ, सुनो बेटा, एक कंप्लीट ऑसिलेशन की लेंथ वेवलेंथ, ठीक है। देखो यार अब यहां तीन टर्म होते हैं, एक कंप्लीट ऑसिलेशन कहो, एक कंप्लीट वाइब्रेशन कहो, या एक कंप्लीट ऑसिलेशन या कंप्लीट वाइब्रेशन, एक और शब्द होता है वो याद नहीं आ रहा, सेम टर्म है, कंप्लीट ऑसिलेशन है कंप्लीट वाइब्रेशन, ठीक है। तो एक कंप्लीट ऑसिलेशन या कंप्लीट वाइब्रेशन की जो, हाँ एक कंप्लीट सर्कुलर मोशन भी कहते हैं, याद है सर्कुलर मोशन से हमने एसएचएम समझा था, प्रोजेक्शन ऑफ यूसीएम ऑन इट्स डायमीटर से एसएचएम मिल रहा था, याद है। मतलब अल्टीमेटली जब एक सर्कुलर मोशन होता है तो वहां पे बार बार ऑसिलेशन होता है। तो एक कंप्लीट ऑसिलेशन का हो, कंप्लीट वाइब्रेशन का हो, या एक कंप्लीट सर्कुलर मोशन का हो, तीनों आपके एक कंप्लीट वेवलेंथ बनाएंगे। तो सुनो, हमारी वेवलेंथ की डेफिनेशन क्या है, दो सक्सेसिव ट्रॉ, दो सक्सेसिव ट्रॉ या दो सक्सेसिव क्रेस्ट के बीच की दूरी क्या होती है, वेवलेंथ। और वेवलेंथ को किससे शो करते हैं बेटा, इट इज शोन बाई लैम्डा। सक्सेसिव मतलब ये नहीं कि अगला वाला ट्रॉल हो, एक के बाद एक अगला ही आना चाहिए। दो कॉन्जिक्यूटिव जो कह रहा है वो कॉन्जिक्यूटिव है, सक्सेसिव मतलब सेम होता है कि टू द लेंथ बिटवीन द टू सक्सेसिव ट्रॉ और टू सक्सेसिव क्रेस्ट इज कॉल्ड वेवलेंथ इन ट्रांसवर्स। टाइम पीरियड क्या होगा, टाइम पीरियड भी यही होगा। बेटा एक चीज याद रखना, मैंने आपको एसएचएम में भी पढ़ाया था, स्मॉल टी का अलग मतलब होता है और कैपिटल टी का अलग मतलब होता है। मैं बता चुका हूं ये चीज कि नहीं, बता चुका हूं ना। स्मॉल टी मतलब इंस्टेंटेनियस टाइम, कौन सा समय नहीं पता, जब एक वेव करती है हमने कहा 0.1 सेकंड बाद बताओ, 0.2 सेकंड बाद बताओ। और कैपिटल टी क्या होता है, एक कंप्लीट ऑसिलेशन करने में जो टाइम लगता है दैट इज कॉल्ड टाइम पीरियड। तो बेटा दो सक्सेसिव, एक ट्रॉ से फिर ट्रॉ तक के बीच का जो समय लगेगा दैट इज कॉल्ड टाइम पीरियड, ठीक है, समझ गए। द टाइम बिटवीन द टू सक्सेसिव
क्रेस्ट और ट्रॉप, या आप ऐसे भी लिख सकते हैं द टाइम टेकन टू कंप्लीट वन कंप्लीट ऑसिलेशन, एक कंप्लीट ऑसिलेशन होने में जो समय लगेगा दैट इज कॉल्ड टाइम पीरियड। अब सुनो तीसरा, फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी तो पता है ऑसिलेशन हो रहे हैं, आपने काउंट किए, जैसे देखो एक ऑसिलेशन यहां तक हुआ, फिर ऑसिलेशन हुआ, फिर ऑसिलेशन हुआ, आपने एक सेकंड में देखा 50 बार ऑसिलेशन, 50 साइकिल्स आ गई। एक कम, हाँ एक और टर्म है, एक कंप्लीट साइकिल, एक कंप्लीट वाइब्रेशन, एक कंप्लीट ऑसिलेशन, तीनों एक ही चीज है। ठीक है, तो आपने देखा अगर 50 साइकिल्स आ गई एक सेकंड में तो फ्रीक्वेंसी क्या होगी बताओ, व्हाट विल बी द फ्रीक्वेंसी, 50। ठीक है, तो व्हाट इज फ्रीक्वेंसी बेटा, एफ क्या होता है बोलो, नंबर ऑफ ऑसिलेशंस इन 1 सेकेंड। एक सेकंड में कितने ऑसिलेशंस हो रहे हैं बेटा, दैट इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। आपको पता है फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, 1/टाइम पीरियड होता है। फ्रीक्वेंसी का एसआई यूनिट क्या होता है, हर्ट्स होता है, पता है ना ये सब। 1 हर्ट्स का हो या 1 सेकेंड -1 का हो, बात बराबर है, क्योंकि 1/टाइम, टाइम का ऐसा यूनिट होता है सेकंड, तो सेकंड -1 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, तो या 1 हर्ट्स कहिए या 1 सेकेंड -1 कहिए, बात बराबर है। क्लियर है, लिख लो इतना। गुड, बजने दो। जल्दी लिखो बेटा, इतना क्लियर है। फ्रीक्वेंसी समझ गए, वेवलेंथ समझ गए, टाइम पीरियड समझ गए, और कौन सा टर्म होता बताओ। हाँ, एंगुलर फ्रीक्वेंसी, हाँ दो टर्म और आते हैं, तीन हो गए ये, पहला वेवलेंथ, दूसरा टाइम पीरियड, तीसरा फ्रीक्वेंसी, चौथा सुनो वेव नंबर। ए, हाँ वेव नंबर बताएगा कोई क्या होता है, वेव नंबर को कैसे शो करते हैं बेटा, ए वेव नंबर कौन बताएगा क्या होता है, हाँ बोलो। अरे व्हाट इज वेव नंबर, दैट इज वेव नंबर। हाँ, वेव नंबर बताइए क्या होता है, वेव का नंबर, गुड, गुड बेटा। तुम्हारे नंबर नहीं आएंगे इसको लिखने से, लेकिन वेव का नंबर 1 मीटर, सुनो ए, 1 मीटर वेव जब चल गई, ठीक है, द डिस्टेंस विच हैज बीन देयर इन 1 मीटर, जैसे एक सेकंड में कितनी बार ऑसिलेशन हुआ वो फ्रीक्वेंसी है, ऐसी 1 मीटर में कितनी वेव्स आ जाती हैं, दैट इज कॉल्ड द वेव नंबर। मैं आपको अभी पहले इतना लिख लो, फिर मैं डेफिनेशन उसकी लिखवा दूंगा, इतना लिख लीजिए। वेव्स, ए इसकी डेफिनेशन लिख लो, व्हाट इज वेव नंबर, लिखो द नंबर ऑफ वेव्स, नंबर ऑफ वेव्स, कितनी वेव्स प्रोड्यूस हुई इन 1 मीटर डिस्टेंस। यूनिट डिस्टेंस लिख लो या 1 मीटर डिस्टेंस, यूनिट डिस्टेंस मतलब ही 1 मीटर डिस्टेंस होता है। कितनी वेव्स प्रोड्यूस हुई 1 मीटर डिस्टेंस या यूनिट डिस्टेंस में, दैट इज कॉल्ड वेव नंबर। ठीक है, लिखो, डिनोटेड बाई, वेव नंबर को बेटा के से शो नहीं करते हैं, हम एफ बार से शो करते हैं, याद रखना। वो के से एंगुलर वेव नंबर होता है, वो एंगुलर, देखो एक मिनट, ये लोग पता बेटा फ्रीक्वेंसी को सुनो या, ये लोग फ्रीक्वेंसी को न्यू से भी शो करते हैं, तो वेव नंबर को ये लोग पता किससे शो करते हैं, न्यू बार से भी शो करते हैं, कुछ बुक्स में आपको न्यू बार मिलेगा वेव नंबर, एफ बार का हो या न्यू बार का हो, बात बराबर है। हाँ कोई सा भी कर, उससे नहीं होता, रिप्रेजेंटेशन है बेटा। देखो न्यू और वी में देखो, एक होता है म्यू और एक होता है न्यू, समझ गए, ये भाई बहन है, ये है म्यू और ये क्या है, न्यू। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन म्यू एंड न्यू। दिस इज माइक्रो पढ़ते हो इसको, और इसको क्या पढ़ते हो, म्यू और न्यू। ठीक है, हाँ अब देख लें,
ओए तो समझ गए, आप समझ गए बेटा। पता क्या होता है, देखो मैं तुम्हें बताता हूँ, अभी जब तुम सुनो सुनो सुनो, अभी जब तुम पेपर देने जाओगे ना, सुनो ध्यान से। हाँ बेटा, तो वेव नंबर समझ गए क्या है। अब एक और पांचवा टर्म सुनो इसमें, फिफ्थ टर्म, एंगुलर वेव नंबर। ए अगला क्या है, एंगुलर वेव नंबर। बेटा एंगुलर वेव नंबर को कैसे शो करते हैं। अच्छा वेव नंबर का सुनो, वेव नंबर का फॉर्मूला सुनो। वेव नंबर का फॉर्मूला होता है 1/लैम्डा। क्या होता है, ठीक है, और लैम्डा का ऐसा यूनिट होता है मीटर। तो वेव नंबर का ऐसा यूनिट क्या हो जाएगा, मीटर माइनस 1। ये तो क्लियर है। अच्छा एंगुलर वेव नंबर क्या होता है, व्हाट इज एंगुलर वेव नंबर, इसका सुनो 2π/लैम्डा। ये याद रखना, बहुत जगह यूज होगा बेटा एंगुलर वेव नंबर, ठीक है, k इक्वल्स टू 2π/लैम्डा होता है। अच्छा वेव नंबर सुनो यहां ध्यान से, वेव नंबर और एंगुलर वेव नंबर में अंतर क्या है, बोलो। हाँ ये क्या शो कर रहा है, 2π क्या होता है, एंगल होता है ना, एंगल मतलब फेज होता है ना, मतलब एक 360 डिग्री चलने पर कितना वेव लेंथ चेंज हुई, दैट इज कॉल्ड द एंगुलर वेव नंबर। समझ गए, 360 डिग्री चलने पर कितनी, मतलब जब आपने 360 डिग्री आप चल गए तो जितनी वेव आपने कवर्ड की, यहां पर कितनी वेव कवर्ड की, 1 मीटर में कितनी वेव आ रही हैं, समझ गए ना, नंबर ऑफ वेव प्रोड्यूस इन 1 मीटर, दैट इज कॉल्ड वेव नंबर। एंड एंगुलर वेव नंबर क्या होगा, 360 डिग्री रेडियन 2π रेडियन में आपने कितनी वेव्स कवर की, दैट इज कॉल्ड एंगुलर वेव नंबर, लैम्डा। लिखो इसकी डेफिनेशन लिख लो, एंगुलर वेव नंबर की डेफिनेशन लिखना, लिखो एंगुलर वेव नंबर लिखो बेटा। इट एंगुलर वेव नंबर इज द एंगुलर वेव नंबर इज द फेज चेंज पर यूनिट पाथ डिफरेंस। कितना फेज चेंज हुआ पर यूनिट पाथ डिफरेंस, 1/लैम्डा। इट इज द फेज चेंज पर यूनिट पाथ डिस्टेंस, कितना फेज चेंज हुआ पर यूनिट पाथ डिफरेंस। तो मुझे एक चीज बताओ, जब आप 2π चल जाओगे, एक मिनट सुनना, यहां देखो ये 0 डिग्री होता है, ये पाई होता है, ये 2π होता है। बताओ बेटा जब आप 2π चल जाओगे तो पाथ डिफरेंस कितना होगा, लैम्डा होगा कि नहीं होगा, हाँ या ना, होता है कि नहीं। एक कंप्लीट वेव की लेंथ, वेवलेंथ, एक चीज याद रखना बेटा, ये मैं आपको पहले भी सिखा चुका हूं कि जब आप एक कंप्लीट वेव चल जाते हो तो एंगुलर पाथ कितना होता है 2π, तो लीनियर पाथ कितना होता है लैम्डा। तो यही है ना, मैंने क्या डेफिनेशन बोली एंगुलर, हाँ एंगुलर वेव नंबर की क्या डेफिनेशन बोली थी हार्दिक, हाँ क्या, फेज चेंज बेटा, फेज चेंज पर यूनिट पाथ, फेज चेंज मतलब एंगल चेंज पर यूनिट पाथ डिफरेंस। तो जब आप एंगल चेंज 2π करोगे तो पाथ डिफरेंस कितना चेंज होगा, लैम्डा। या इसकी डेफिनेशन ऐसे भी दे सकते हो, इट इज द रेशियो ऑफ चेंज इन पाथ डिफरेंस ऑफ 2π टू द चेंज इन, चलो ठीक है, एक एक ही डेफिनेशन लिख लो। अब एक मिनट सुन लो बेटा, समझ में जब आएगा जब कोशिश करोगे समझने की। और जितने भी ये जो फोन है ना बेटा अंदर रख ले, नहीं तो ऐसा थप्पड़ दूंगा ना मैं भी हाल, सबके फोन अंदर हो जाएं, जितने भी है यहाँ रख दो। फोन मुझे ऊपर ना दिखना चाहिए किसी का, याद रखना भी, सब भुला दूंगा नहीं तो तुम लोगों को अब ये फोन चलाना। तुम लोगों ने जो मजाक बना के रखा है क्लास का, फिर मैं मजाक बनवाऊं, बताओ अभी तुम्हारा। अभी जब फाइनल एग्जाम देखो ना तो धुएं निकलेंगे, जब समझ में आएगा, समझ गए ना। जो चीजें जैसी हैं वो हमने सिलेबस नहीं बनाया बेटा, साइंस लिया है तो साइंस की चीजें पढ़नी पड़ेंगी। आप ज्यादा फोन चला रहे हैं, चैटिंग कर रहे हैं, शर्म नहीं लग रही थोड़ा भी। अब मुझे दिखने दो ऊपर, फिर बताता हूँ तुम लोगों को। अब सुनो फिर से, वेव नंबर समझ गए थे क्या था,
कि एक व्हाट इज वेव नंबर, नंबर ऑफ वेव्स प्रोड्यूस इन 1 मीटर। एंगुलर वेव नंबर क्या होगा, आप सीधा याद रखो, इट इज द चेंज इन फेज पर यूनिट चेंज इन पाथ। ठीक है, तो जब चेंज इन फेज 2 पाई होगा तो पाथ कितना चेंज होगा, जब 2 पाई मतलब 360 चेंज होगा तो पाथ डिफरेंस लैम्डा होगा, इसलिए फॉर्मूला 2 पाई अपॉन लैम्डा, आप सीधा याद रखो कुछ। अच्छा, इसका ऐसा यूनिट और बता दो बेटा, यहां एंगल होता है, चेंज इन एंगल है ना, फेस मतलब होता है एंगल, और नीचे क्या है आपका पाथ। ठीक है, तो एंगल का ऐसा यूनिट क्या होता है, रेडियन, पता है ना, एंगल मतलब रेडियन, और पाथ का ऐसा यूनिट क्या होता है, मीटर। तो इसका ऐसा यूनिट क्या हो जाएगा, बोलो बेटा, रेडियन पर, शॉर्ट में लिख दो रेडियन पर मीटर। ठीक है, क्लियर है, समझ में आ गया, लिख लो। वेव समझ गए, वेव नंबर एंड एंगुलर वेव नंबर, क्लियर है इतना। आगे देखो, अब सुनो बेटा, जब एक वेव चलती है तो फ्रीक्वेंसी होती है वेव की, जब एक वेव चल रही है तो उसकी फ्रीक्वेंसी है, जब एक वेव चल रही है तो उसके पास वेवलेंथ है, जब एक वेव चल रही है तो वेव की वेलोसिटी। अच्छा, एक और टर्म लिख लो, वेव वेलोसिटी, लास्ट 5वें के बाद 6वां, द वेलोसिटी विथ विच द वेव ट्रेवल इज कॉल्ड वेव वेलोसिटी। ठीक है, जिस वेलोसिटी से, जैसे मैं बोल रहा हूं और आप तक पता जो आवाज जा रही है मेरी, जब मैं बोल रहा हूं बेटा तो मेरी जो आवाज आप तक जा रही है, पता है वो कितनी स्पीड से जाती है, पता है आपको किसी को, व्हाट इज द स्पीड विथ 330 मीटर पर सेकेंड। किलोमीटर पर आवर में आप कन्वर्ट कर सकते हो, बहुत तेज होती है वैसे। द स्पीड ऑफ साउंड इन एयर होती है अप्रोक्सीमेटली 340 भी होती है, 330 होती है, क्योंकि वो एयर की डेंसिटी पे चेंज होती है और टेम्परेचर पर, तो अप्रोक्सीमेटली 330 मान ली जाती है। तो बेटा जब एक वेव ट्रेवल करती है किसी मीडियम में तो एक पर्टिकुलर वेलोसिटी से करती है, एंड दैट वेलोसिटी ऑफ वेव इज कॉल्ड वेव वेलोसिटी। ठीक है बेटा, और वेव की वेलोसिटी को किस लेटर से शो करोगे आप, यू विल शो द वेव वेलोसिटी बाय लेटर v। वेव की वेलोसिटी, द वेलोसिटी विद विच, डेफिनेशन लिख लो, द वेलोसिटी विद विच द वेव ट्रेवल्स इज कॉल्ड वेव वेलोसिटी। बोलो बेटा क्या नहीं आया सच में, पूछो, क्लियर है, लिख लो। करो जल्दी। The velocity with which the wave travel is called wave velocity, clear है। hey, है तुम बैठे रहो ऐसे और वो घुस जाए तुम्हारे अंदर और तुम्हें याद रहे, इज इट पॉसिबल है। थोड़ा तो भैया क्यों ले लिया फिर, नहीं तो बोले हाँ होम साइंस ले लेते हैं, आर्ट साइड में होम साइंस, वो भी साइंस है बेटा, होम साइंस भी तो साइंस है, वो ले लेते हैं। हाँ बढ़िया। अच्छा पहली बात कोई सोचता है ना जो होम साइंस में खाना बनाते हैं, ये सबसे बड़ी गलत फहमी है बेटा, मैं भी यही सोचता था। खाना होता है एक छोटा सा पार्ट है, स्टीवी लेवल चार उसमें होते हैं। हाँ सिर्फ खान, अच्छा बर्तन मांजता है, तो क्या करता है, अच्छा ठीक है, तुम्हारे पास कंप्यूटर है, मत लो, पढ़ लो भी, नहीं बनवाते, नहीं है खाना का नहीं है। चलो बेटा ये लॉन्गिट्यूडनल वेव देखते हैं। बेटा लॉन्गिट्यूडनल वेव जब पैदा होती है, ओए यहाँ सुनो, जब एक लॉन्गिट्यूडनल वेव बनती है, मैं बोल रहा हूँ आप तक आवाज पहुंच रही है, आपको पता है पार्टिकल्स का ऑसिलेशन ऐसे है, और वेलोसिटी का मतलब जिस डायरेक्शन में वेव जा रही है और पार्टिकल ऑसिलेट कर रहे हैं वो पैरेलल है, तो कौन सी वेव बन गई, लॉन्गिट्यूडनल। अब लॉन्गिट्यूडनल में कंप्रेशन रेयरफेक्शंस कैसे बनते हैं ये समझो, सुनो ए ध्यान से। जब मैं नहीं बोल रहा था, हम्म हम्म हम्म, ठीक है, और फिर मैं बोल रहा था, ठीक है, हाँ, तो देखो जब मैं नहीं बोल रहा था तो हवा ऐसी थी, हवा कैसी थी, एयर कैसी थी, एयर इज अ गैस, एयर गैस है, हाँ निकाल मत देना, ये एयर है, ठीक है, एयर है। तो एयर अगर मैं नहीं बोल रहा था, हम्म हम्म, तो एयर, एयर यूनिफॉर्म थी कि नहीं थी, थी, मतलब एयर के
तुम्हारी सीट बदलने वाली है, अब तुम्हें पता नहीं है, मुझे पता है। नहीं, मुझे पता है कि तुम्हारी इनकी सीट बदलने वाली है। हाँ, ठीक है, यहाँ ध्यान दे लो। हम्म 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 अब यहाँ सुनो बेटा, यहाँ देखो। एयर पहले यूनिफॉर्म थी, जब हम नहीं बोल रहे थे हवा यूनिफॉर्म थी, अब लेकिन क्या हुआ हमारे बोलने से, जैसे ही मैं बोला तो एयर के पार्टिकल्स क्या करने लगे, ऑसिलेट करने लगे सारे पार्टिकल्स। हाँ, ऐसे ही। तो सुनो उससे क्या हुआ, क्या हुआ उससे, सुनो। देखो बेटा, यहाँ सेक्शंस बना लो कुछ एयर के पार्टिकल्स। अच्छा, ये सुनो, क्या होगा, ऑसिलेट हुए पार्टिकल्स, तो ऐसा होगा कि इसके पार्टिकल यहां आ गए और इसके यहां चले गए, तो यहां कैसी जोन बन गई, यहां दूर दूर हो गए और यहां पास पास आ गए, ऐसा कुछ होगा। मतलब यहां पार्टिकल कैसे आ गए, और बोलो यार, पास पास आ गए, और यहां कैसे हो गए, और दूर हो गए कि नहीं। देखो बेटा, यहां सुनो, जब एयर यहां चल रही थी तो पार्टिकल्स ऑसिलेट हुए, तो क्या हुआ सुनना, ये जो पार्टिकल ऐसे आ गए तो यहां और पास पास आ गए और यहां और दूर दूर हो गए, यहां पर फिर ऐसे ही होगा, तो यहां क्या हुए, बोलो यहां से ऐसे हुए तो यहां दूर दूर होगा और यहां फिर पास पास हो जाएंगे कि नहीं। ऐसा क्यों होंगे, जो इसलिए होंगे जो बताया, और क्यों होंगे, क्योंकि जब बेटा एयर के पार्टिकल्स ऑसिलेट करेंगे, देखो मान लो आप, मैं यहां से बोल रहा हूं, तो यहाँ जो एयर के पार्टिकल्स हैं ऐसे ऑसिलेट करेंगे, पहले एक से थे, यूनिफॉर्म थी एयर, ऐसे ऑसिलेट करने से क्या हुआ, यहाँ पर कैसा जोन हो गया, दूर दूर हो गए ना पार्टिकल्स, तो अब इस तरफ इसके इधर पार्टिकल्स कैसे हो गए, देखो यहाँ दूर हो गए तो यहाँ पास आ जाएंगे और यहाँ दूर हो जाएंगे, तो जो यूनिफॉर्म एयर थी, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन था, यूनिफॉर्म एयर पार्टिकल्स का जो डिस्ट्रीब्यूशन था, जब हम नहीं बोल रहे थे, जैसे ही हमने बोलना शुरू किया तो कहीं कहीं पार्टिकल्स पास आ गए और कहीं कहीं पार्टिकल्स दूर हो गए, तो जहां पर पार्टिकल्स पास आ जाएंगे, कंप्रेस हो गए, पास पास आ गए, दैट इज कॉल्ड कंप्रेशन जोन, और जहां दूर दूर हो गए, रेयर, रेयर मतलब दूर दूर हो गए, रेयर फ्रैक्शंस पता है, दिस इज कॉल्ड रेयर फ्रैक्शन, तो ऑल्टरनेटिव कंप्रेशन और रेयर फ्रैक्शन जोन बन जाएंगे कि नहीं बन जाएंगे, बोलो। ऑल्टरनेट कंप्रेशन रेयर फ्रैक्शन, कंप्रेशन रेयर फ्रैक्शन, ऐसे ये ऑल्टरनेट कंप्रेशन और रेयर फ्रैक्शन जोन। आप बेसिकली जहां पर एयर के पार्टिकल्स, यहां पर जो गैस के पार्टिकल्स हैं, दे कम्स क्लोजर, पास पास आ जाएंगे, ए, या आप ये भी कह सकते हैं कि यहां पर डेंसिटी बढ़ जाएगी, या आप ये भी कह सकते हैं यहां पर प्रेशर, प्रेशर बढ़ जाएगा कि नहीं बढ़ जाएगा, और रेयर फ्रैक्शन में क्या होगा, डेंसिटी, डेंसिटी क्या होगी, घट जाएगी, या प्रेशर घट जाएगा, घट जाएगा। तो ऐसे बेटा सुनो यार, ऑल्टरनेट कंप्रेशन और रेयर फ्रैक्शंस बनते, अच्छा ये क्या फिक्स रहते हैं, जहां कंप्रेशन है वहां, यहां कंप्रेशन बना, यहां रेयर फ्रैक्शन, यहां कंप्रेशन, तो ये क्या फिक्स रहेंगे, नहीं, पार्टिकल्स ऐसे ऐसे ऑसिलेट कर रहे हैं, तो जो अभी दूर हो गए थे पार्टिकल्स फिर कैसे आ जाएंगे, पास, तो फिर चेंज होगा, क्या होगा, जहां कंप्रेशन था वहां क्या बन जाएगा, रेयर फ्रैक्शन, और जहां रेयर फ्रैक्शन था वहां क्या बन जाएगा, कंप्रेशन। और सेम केस होता है जब स्प्रिंग, एक स्प्रिंग रख दो हॉरिजॉन्टल, उसे खींचो और छोड़ो, तो स्प्रिंग में भी कुछ ऐसा ही होता है कि कंप्रेशन रेयर फ्रैक्शन, कंप्रेशन एंड रेयर फ्रैक्शन, ऐसी जोन बनती चली जाती है। तो अब आप समझ गए, जब एक कौन सी वेव है, अच्छा वेव का प्रोपोगेशन का डायरेक्शन क्या है, वेव के जाने का डायरेक्शन ऐसा ही है, ठीक है, और पार्टिकल्स का ऑसिलेशन भी ऐसे ही, तो कंप्रेशन और रेयर फ्रैक्शन बन रहा है। अब सुनो एक चीज, दो सक्सेसिव कंप्रेशन के बीच की दूरी वेवलेंथ, तो बेटा क्वेश्चन, वेव का डायरेक्शन, बोलो मैं यहां से बोल रहा हूं ऐसी आवाज जा रही है, तो वेव का प्रोपोगेशन और पार्टिकल्स का ऑसिलेशन सेम डायरेक्शन में है ना, देख लो ये हो गया। बस क्वेश्चन ये आएगा कि कंप्रेशन जोन में क्या बढ़ जाता है, प्रेशर डेंसिटी, और रेयर फ्रैक्शन जोन में क्या बढ़ जाता है, घट जाता है, प्रेशर एंड डेंसिटी, क्लियर है, ठीक है। और दो सक्सेसिव कंप्रेशन या दो सक्सेसिव रेयर फ्रैक्शंस के बीच की दूरी को क्या कहेंगे, वन कंप्लीट ऑसिलेशन या वन कंप्लीट वेवलेंथ, इतना क्लियर है। नेक्स्ट हेडिंग लिखो, जल्दी लिखो, हाँ बेटा बोलो। प्रेशर बढ़ नहीं जाएगा जब एयर के गैस पास पास आ गए, मॉलिक्यूल्स कंप्रेस करते हो गैस को तो बढ़ नहीं जाता प्रेशर, बताओ। नेक्स्ट पार्ट की हेडिंग लिखिए बेटा, वेलोसिटी ऑफ वेव। अब कितने तरह की वेव है, तो ये बहुत घटिया पार्ट है
और इसमें कहां से क्वेश्चन आएगा आपको एग्जैक्टली बताऊंगा, वही आएगा, लिख लेना उस पर 100 रुपया का स्टाम्प लगा के लिख लेना, वही आएगा जिसमें बताऊं। क्लास है 6:30 बजे तक, तो इनके कारण हुई है और ये क्लास एक्सटेंड। हाँ, अकॉर्डिंग टू अलीशा क्लास इज अप टिल 6:30। हाँ हो जाएगा, 6:30 तक पढ़ा दिया बेटा, अगर 6:30 तक पढ़ गए तो जरूर बुखार आ जाएगा। अब सुनो बस 1 मिनट, ये बहुत, हार्दिक यहाँ देख, ए हट, पढ़ो लोग। हाँ हो गया, हर्षु यहाँ देख, नहीं नहीं, हम इतना घोर अनर्थ नहीं कर सकते। अब सुनो पहले बेटा, इसमें सीधे सीधे फॉर्मूले याद रखने, सुनो। पहले आएगा वेलोसिटी ऑफ ट्रांसवर्स वेव, फिर क्वेश्चन आएगा वेलोसिटी ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वेव। तो पहले किसकी वेलोसिटी देखेंगे? ट्रांसवर्स वेव की। अच्छा, ट्रांसवर्स वेव सिर्फ कहां बनती है? सॉलिड्स में। तो ट्रांसवर्स वेव की जब वेलोसिटी निकालोगे, सुनो या, तो ट्रांसवर्स वेव की वेलोसिटी के सिर्फ दो, सुनो बेटा, जब आप ट्रांसवर्स वेव देखोगे तो ट्रांसवर्स वेव सिर्फ कहां बनती है? सॉलिड्स में। कहां बनती है? सॉलिड्स में। तो सिर्फ इसके कितने फॉर्मूले आएंगे? ट्रांसवर्स वेव के सिर्फ एक फॉर्मूला आएगा, दैट इज सॉलिड्स का। ठीक है, तो लिखो ट्रांसवर्स वेव का फॉर्मूला कहां पर? इन सॉलिड्स। जब एक ट्रांसवर्स, बताओ किसी को पता है व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ ट्रांसवर्स वेव इन सॉलिड? बोलो क्या होता है? ईटा अपॉन रो। ईटा याद है? 1 मिनट, एक सॉलिड है, ईटा क्या, ए सॉलिड पढ़ाया था, सॉलिड्स पढ़ाया था, सॉलिड्स में याद करो यंग्स मॉड्यूलस वाई। मैं तीनों के नाम लिख देता हूं कि ये बार बार यूज होंगे। वाई क्या होता था? यंग्स मॉड्यूलस। बी क्या होता था? बल्क मॉड्यूलस। नहीं, इलास्टिसिटी नहीं, मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी। और ईटा क्या होता था? मॉड्यूलस ऑफ शियर मॉड्यूलस के, या मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी भी कहते थे, याद है? तो बेटा यहां पर सॉलिड में यंग्स मॉड्यूलस भी हो सकता है सॉलिड का, बल्क मॉड्यूलस हो सकता है, मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी या शेयर मॉड्यूलस हो सकता है। तो ईटा इज शेयर मॉड्यूलस एंड व्हाट इज रो? द डेंसिटी ऑफ सॉलिड। तो अगर आप किसी भी सॉलिड में, जैसे मैं आपको बताऊं, आपने एक एग्जांपल सुना होगा, जैसे तुम लोग आज कर भी सकते हो यहां से जाने के बाद, यहाँ कोई रेलवे स्टेशन है आसपास? रोहिणी में कोई रेलवे स्टेशन है आसपास? शकरपुर है, तो वहां तू जाइयो, केतन तू आज वहां जाइयो, ठीक है? ऐसे ही तुम्हें पता है जैसे 6:30 बजे एक ट्रेन आनी है, ठीक है? तो तुम 6:30 बजे जो पटरी होती रेल की उस पर कान लगाइयो, ठीक है? जैसे तुमने देखा ट्रेन आने वाली है, जैसे तुमसे कितनी दूर है? 300 मीटर दूर है, ट्रेन दिखने लगी, तो तुम पटरी पे उतर के कान लगाना हुआ, ठीक है? तो तुम्हें लोहे के थ्रू, आयरन के थ्रू क्या आएगी? वाइब्रेशन पैदा होगी और आवाज सुनाई देगी ट्रेन की। ए, और एयर के थ्रू भी आ रही है हवा, हवा के थ्रू भी तो आ रही है जो वाइब्रेशन आ रही है, लेकिन तुम क्या देखोगे? तुम्हें एयर के थ्रू नहीं आएगी, लेकिन पटरी पे तुम कान लगाओगे तो जल्दी आ जाएगी। उसका रीजन सुनो बेटा, जो सॉलिड है उसमें साउंड वेव ट्रेवल कर रही है ट्रांसवर्स वेव के फॉर्म में, और एयर से भी कर रही है लॉन्गिट्यूडनल वेव के फॉर्म में, लेकिन सॉलिड में कैसे ट्रांसफर करती है? जल्दी, अभी मैं आगे जाके आपको ये भी पढ़ाऊंगा, जब एक साउंड वेव सॉलिड, लिक्विड, गैस तीनों में चलती है, ठीक है, तो सबसे ज्यादा तेज किसमें चलती है? सॉलिड में। उससे कम वेलोसिटी किसमें होती है? लिक्विड में। और सबसे कम वेलोसिटी ट्रांसफर साउंड वेव की किसमें होती है? गैसेस में, ठीक है? लेकिन बहुत बार ऐसा भी होता है कि तुमने वहां कान लगाया, ट्रेन आ गई, कान कट गया, है सुनने लायक नहीं रहे, कन कटे बने घूम रहे हो, वो भी हो सकता है। 6:30 बजे तक है बेटा क्लास, आराम से ब्रेक मिलेगा, टेंशन। 1 मिनट सुनो, पहले ये खत्म कर लें फिर ब्रेक है। सुनो, ट्रांसफर लॉन्गिट्यूडनल वेव हो जाएगा फिर ब्रेक। यहाँ देखो, यहाँ देखो, ये इतना क्लियर है? तो बेटा सीधा याद रखना है, अगर एक ट्रांसवर्स वेव किस में चल रही है?
सॉलिड्स में उसका फॉर्मूला ये होता, लेकिन इसी में एक स्पेशलाइज्ड फॉर्मूला है फॉर स्ट्रेच स्ट्रिंग। एक स्ट्रिंग है बेटा, जैसे गिटार, गिटार सितार होता है, उनमें स्ट्रिंग होती है, वो भी सॉलिड है, लेकिन स्ट्रिंग है, प्लग करते हैं साउंड वेव प्रोड्यूस होती है, तो बेटा उसमें जो साउंड वेव बनती है वो कौन सी होती है, ट्रांसवर्स। इसके लिए एक स्पेशलाइज्ड फॉर्मूला, और इस पे क्वेश्चन आएगा, इसलिए स्टार लगाया, इस पे क्वेश्चन ये आएगा, इस पे आता है, ये नहीं पूछते हैं, मैंने इतने साल के पेपर देखे, इस पे नहीं आता, इस पे आएगा। इसका स्पेशलाइज्ड फॉर्मूला सुनो क्या है, T अपॉन M। एक मिनट सुनना, व्हाट इज T बेटा, टेंशन इन स्ट्रिंग। T क्या है, स्ट्रिंग में टेंशन। एंड व्हाट इज बेटा M, बेटा M मास नहीं है, M है मास पर यूनिट लेंथ, बस ये याद रखना, ये मास नहीं है, ये मास पर यूनिट। तुम चाहो तो किसी और लेटर से भी शो कर सकते हो, नहीं यहां नहीं लिखते, इसको एक ही लेटर से शो किया जाता है, या तुम चाहो तो M की जगह किसी और लेटर से शो कर दो, लेकिन ये मास नहीं है, याद रखना मास। इस पे क्वेश्चन बहुत बार आया है, आपको सीधा रस्सी की टेंशन दे देंगे स्ट्रिंग की, और मास पर यूनिट, मास दे देंगे, लेंथ अलग देंगे। मास पर यूनिट लेंथ कैसे निकालोगे, मान लो एक रस्सी है, स्ट्रिंग है, जिसका मास 5 kg है, लेंथ 5 मीटर है, तो मास पर यूनिट लेंथ कितना आएगा, टोटल मास अपॉन टोटल लेंथ, एक आ जाएगा, तो वो रखोगे वैल्यू, ना कि टोटल मास, ठीक है। दिस इज वेलोसिटी ऑफ ट्रांसवर्स वेव इन सॉलिड। अब सुनो दूसरा वेलोसिटी, अब लॉन्गिट्यूडनल वेव में देखते हैं, किसमें, लॉन्गिट्यूडनल वेव। अभी 10 मिनट बाद ब्रेक देंगे, 10 मिनट का, नहीं, हाँ लॉन्गिट्यूडनल वेव तो तीनों में ट्रेवल करती है ना, सॉलिड्स में, लिक्विड्स में और गैसेस में। तो सबसे पहले लॉन्गिट्यूडनल वेव का फॉर्मूला किसमें है, सुनो यार, किसमें आएगा, सॉलिड्स में। लिखो, इतना लिखो, द फॉर्मूला ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वेव इन सॉलिड देखेंगे, फिर लिक्विड में, फिर गैसेस में। सॉलिड का फॉर्मूला देखो, ये वैसे नहीं पूछा जाता, लेकिन बाई चांस पूछ लें तो आपको पता होना चाहिए, बल्क मॉड्यूलस 4/3 ईटा अपॉन रो। ये विदेश से आया बेटा, अभी आया है, नहीं करना है, डेरिवेशन नहीं है हमारे सिलेबस में। अरे यार बेटा मैं करवा दूंगा तुझे, तू 6:30 के बाद रुकियो, तेरे करो, जब है ही नहीं है सिलेबस में, जबरदस्ती करना है उसे। हाँ सुनो बेटा, लॉन्गिट्यूडनल वेव इन सॉलिड का फॉर्मूला हो गया। अब क्या बेटा, बी बल्क मॉड्यूलस, ईटा इज शेयर मॉड्यूलस, रो इज डेंसिटी। अब सुनो, लिक्विड में जब लॉन्गिट्यूडनल वेव चलती है तो फॉर्मूला होता है बी अपॉन रो, और गैसेस में चलती है तो भी होता है बी अपॉन रो। गैसेस में भी क्या फॉर्मूला होता है, इसके फॉर्म, बल्क मॉड्यूलस अपॉन डेंसिटी। लिखो जल्दी, इतना लिखो, हाँ कहाँ होता है, ट्रेवल कहाँ करती है, सिर्फ सॉलिड्स। जल्दी जल्दी आलबर्ट बस भाई, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, तुम्हारे चक्कर में वैसी क्लास 5 नहीं 6 बजे तक हो चुकी है, अब क्या करें बेटा। हमने एक एम्बुलेंस बाहर खड़ी की है, जैसे जैसे जो बीमार होता जाएगा बैठ जाता, जब तक यहाँ